60 साल की उम्र में सास अचानक गर्भवती हो गई। बच्चे की पहचान ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। शहर के बाहरी इलाके में एक शांत छोटे से मोहल्ले में प्रिया का 2 मंजिला घर हमेशा हंसी और गर्मजोशी से भरा रहता था। प्रिया एक 30 वर्षीय की बाहरी महिला जिसके लंबे बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और चमकदार आंखें थीं, अपने पति रोहन और अपनी मां श्रीमती शर्मा के साथ रहती थी। एक साधारण लेकिन प्यार भरे माहौल में। रोहन 35 साल का एक लंबा कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन हमेशा अपनी पत्नी के प्रति अपने विचारशील कार्यों के माध्यम से अपना प्यार दिखाता था। वह एक निर्माण कंपनी में काम करता था, हर दिन धूप से तनी हुई बाहों और प्रिया के लिए एक सौम्य मुस्कान के साथ घर लौटता था। श्रीमती शर्मा 60 वर्ष की 2 दशकों से अधिक समय से विधवा थीं। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियां गहरी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कोमलता और दृढ़ता की चमक थी। प्रिया के पिता की मृत्यु के बाद से श्रीमती शर्मा अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थीं, जो दोनों के लिए एक भावनात्मक सहारा बन गई। उनका परिवार शांतिपूर्ण था जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह ने सब कुछ उलट-पुलट नहीं कर दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब प्रिया ने देखा कि उसकी मां पिछले कुछ हफ्तों से अजीब व्यवहार कर रही है। श्रीमती शर्मा अक्सर थकान की शिकायत करती थीं। कभी उन्हें इतना चक्कर आता था कि उन्हें खड़े रहने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ता था, और एक दिन तो खाने की गंध से उन्हें उल्टी भी हो गई। पहले तो प्रिया ने सोचा कि उसकी मां सिर्फ बुढ़ापे से पीड़ित है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका खान पान अनियमित है और उसका पेट थोड़ा फूला हुआ लग रहा है, तो उसके मन में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। माँ, तुम सच में ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। प्रिया ने धीरे से सुझाव दिया, अपना हाथ अपनी माँ के कंधे पर चिंता के साथ रखा। श्रीमती शर्मा धीरे से मुस्कुराईं, अपना हाथ हिलाते हुए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी, जैसे कि वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। अपनी मां को हिचकिचाते देख प्रिया ने जोर देकर कहा, नहीं मां, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे चिंता हो रही है। अंत में श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी बेटी का हाथ पकड़ते ही उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि उन्हें लग रहा था कि यह यात्रा सब कुछ बदल देगी। उस दोपहर प्रिया अपनी मां को डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक ले गई, जो श्रीमती शर्मा की एक पुरानी दोस्त थीं। डॉक्टर गुप्ता एक पेशेवर आचरण और एक गर्मा गहरी आवाज वाली एक अधेड़ उम्र की महिला ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। जांच और कई परीक्षणों के बाद डॉक्टर गुप्ता ने प्रिया और श्रीमती शर्मा को एक निजी कमरे में बुलाया। उसका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण था, जिसे समझना मुश्किल था। शर्मा जी, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ। डॉक्टर गुप्ता हिचकिचाईं, उनके हाथ में परिणाम पत्र थोड़ा कांप रहा था। आप गर्भवती हैं, लगभग 12 सप्ताह की कमरा जैसे जम गया था। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसका मुंह हकलाने लगा। क्या डॉक्टर, क्या आप सच कह रही हैं मेरी माँ 60 साल की हैं? श्रीमती शर्मा दंग रह गईं, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। गुप्ता, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति को मरे 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने एक लंबी सांस ली, परिणाम पत्र नीचे रख दिया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड गलत नहीं हो सकते। यह सच है। प्रिया को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है, जैसे किसी ने उसके सीने पर जोर से मुक्का मारा हो। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा, शांत रहने की कोशिश की। लेकिन यह कैसे हो सकता है? बच्चे का पिता कौन है? डॉक्टर गुप्ता रुकी, उनकी नज़रें बच रही थीं। निश्चित होने के लिए हमें भ्रूण का डीएनए परीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं श्रीमती शर्मा से एक नमूना लूंगी और तुलना के लिए संबंधित लोगों से नमूनों की आवश्यकता होगी। प्रिया ने सिर हिलाया।
लेकिन उसके मन में एक अस्पष्ट संदेह पनपने लगा। क्लिनिक से निकलते समय उसने अपनी मां को कार तक सहारा दिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, केवल श्रीमती शर्मा की भारी सांसें घुटन भरे माहौल में गूंज रही थीं। रास्ते में प्रिया ने अपनी मां को देखा। उसका मन इस बात से परेशान था कि उसकी 60 वर्षीय मां अविवाहित है, तो यह दोनों ने कुछ नहीं कहा। बच्चा कहाँ से आया, वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन एक भयानक विचार उसके मन में कौंधा, क्या इसका रोहन से कोई लेना देना है। कुछ दिनों बाद डीएनए परीक्षण के परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में घर भेज दिए गए। प्रिया ने कांपते हुए उसे खोला, जबकि रोहन बगल में खड़ा था। उसकी आंखें जिज्ञासु थीं, लेकिन बिना किसी संदेह के। उसने डॉक्टर गुप्ता के अनुरोध पर एक डीएनए नमूना प्रदान किया था, यह सोचते हुए कि यह केवल बेतुकी संभावनाओं को खत्म करने की एक प्रक्रिया थी। लेकिन जब प्रिया ने कागज पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा तो वह लगभग बेहोश हो गई। भ्रूण का श्री रोहन कुमार के साथ खून का रिश्ता है। संगतता का स्तर 99% है। रोहन ने कागज छीन लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज़ बदल गई। क्या यह एक गलती है ना प्रिया? मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी लाल आंखें उसके पति को ऐसे देख रही थीं जैसे वह एक अजनबी हो। रोहन, मुझे समझाओ। मेरी माँ गर्भवती है और डीएनए तुमसे मेल खाता है। तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया? उसकी आवाज़ टूट गई। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। रोहन अपनी पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कसकर उसके हाथ पकड़े हुए थे। उसकी आंखें घबराई हुई थीं। प्रिया, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और मैंने कभी माँ को छुआ तक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। लेकिन प्रिया ने अपने पति का हाथ धकेल दिया। उसकी आवाज़ में दम घुट रहा था। तुम मुझसे कैसे विश्वास करने के लिए कहते हो? मेरी माँ 60 साल की है, अविवाहित है, अब गर्भवती है और बच्चा तुम्हारा है। रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया है। वह रोते हुए कमरे में भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। रोहन को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा दर्द और लाचारी से विकृत था। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसकी उंगलियों के जोड़ों से खून बहने लगा। वह बड़बड़ाया, यह किसने किया? मैं ही क्यों? श्रीमती शर्मा ने लिविंग रूम से झगड़े की आवाज़ सुनी थके हुए चेहरे के साथ बाहर आईं। उन्होंने रोहन को देखा। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। रोहन, माँ से सच कहो। क्या यह तुम हो? रोहन अपनी सास के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ कर्कश थी। माँ, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आपको अपनी असली माँ की तरह मानता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? श्रीमती शर्मा ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर यह तुम नहीं हो तो यह क्या है? मुझे इस हाल में किसने पहुंचाया? उसने अपनी छाती पकड़ ली और कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे कि वह सदमे को सहन नहीं कर सकती। बाहर खबर मोहल्ले में फैलने लगी। पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। जिज्ञासु निगाहें उस घर पर टिकी थीं जो कभी शांतिपूर्ण था। एक अजनबी आदमी जिसने अपना चेहरा ढकने के लिए बेसबॉल कैप पहनी थी, प्रिया के घर के सामने एक पेड़ के नीचे चुपचाप देख रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला, एक छोटा संदेश भेजा। वे एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। योजना जारी रखो। घर के अंदर प्रिया कमरे में सिकुड़ी हुई बैठी थी, तकिए को गले लगाकर सिसक रही थी। उसका दिल विश्वासघात की भावना से भर गया था। रोहन दरवाजे के बाहर खड़ा था, धीरे से खटखटा रहा था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपनी पत्नी को दूर देखकर उसका दिल टूट गया। श्रीमती शर्मा ने डीएनए परिणाम पत्र को घूर कर देखा। उनका दिमाग खाली था। यह नहीं समझ पा रही थी कि उनका जीवन इस अजीब त्रासदी में क्यों पड़ा गया है। पूरा परिवार संदेह और दर्द में डूबा हुआ था, यह जाने बिना कि एक अंधेरी साजिश धीरे धीरे अंधेरे से उभर रही थी। डीएनए परिणाम पत्र के परिवार में
बम की तरह फटने के बाद के दिनों में प्रिया का घर एक ठंडा युद्ध क्षेत्र बन गया, जहां संदेहपूर्ण निगाहों और अधूरे शब्दों ने उस गर्मजोशी की जगह ले ली जो कभी थी। प्रिया अब रोहन को उस पति के रूप में नहीं देखती थी जिससे वह प्यार करती थी। हर बार जब वह कमरे में आता तो वह अपना चेहरा फेर लेती, अपने हाथों से चादर का किनारा कसकर पकड़ लेती, जैसे कि वह अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाना चाहती हो। उसकी माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण के रोहन के साथ खून के रिश्ते के परीक्षण के परिणाम ने उसके दिल में चाकू की तरह चुभ दिया, जिससे वह विश्वासघात की भावना के अलावा कुछ और नहीं सोच पा रही थी। एक सुबह जब रोहन प्रिया के लिए दलिया की ट्रे लेकर आया, जो 2 दिनों से कमरे में बंद थी, उसने अचानक ट्रे को धक्का दे दिया। गर्म दलिया फर्श पर छलक गया। तुम अभी भी मेरी परवाह करने का नाटक क्यों कर रहे हो? प्रिया चिल्लाई, उसकी आवाज़ आंसुओं से बदल गई थी। तुम और मेरी माँ, तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया रोहन? रोहन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके हाथ टूटे हुए कटोरे के टुकड़ों को उठाते हुए कांप रहे थे। प्रिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, उसने कर्कश आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मैंने माँ को कभी नहीं छुआ, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन प्रिया केवल ठंडी हंसी, उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। कसम? तुम मुझसे उसकी कसम पर विश्वास करने के लिए कहते हो जब डीएनए कुछ और कहता है। बाहर जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। रोहन कमरे से बाहर निकला। उसका दिल इतना भारी था जैसे उसके सीने पर कोई पत्थर रखा हो। वह घर के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गया, अपना सिर पकड़ लिया। एक स्पष्टीकरण खोजने के लिए अपनी यादों को खंगालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ खाली था। वह समझ नहीं पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था, और यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसे इतने भयानक अपराध के लिए फंसाया गया है। इस बीच श्रीमती शर्मा लिविंग रूम में बैठी थीं। उनके कांपते हाथों में परीक्षण के परिणाम थे। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। उन्होंने अपनी बेटी का सामना करने की हिम्मत नहीं की, न ही रोहन को देखने की, बस अकेले में बड़बड़ा रही थी। मैंने क्या गलत किया भगवान? मुझे इस तरह क्यों दंडित कर रहा है? उन्होंने हाल के महीनों को याद किया, चक्कर आना, असामान्य थकान, लेकिन वे उन्हें गर्भावस्था से नहीं जोड़ सकीं। उनके पति को 20 साल से अधिक समय हो गया था, वह तब से अकेली थीं। तो यह बच्चा कहाँ से आया? यह विचार कि रोहन दामाद, जिसे वह हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, शामिल हो सकता है, ने उसे कंपा दिया। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह मानती थी कि वह निर्दोष है। रोहन उस तरह का आदमी नहीं है, वह फुसफुसाई। लेकिन अगर वह नहीं है तो कौन है? संदेह न केवल घर के भीतर बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल गया। पड़ोसियों ने चर्चा शुरू कर दी। बंद दरवाजों के पीछे की फुसफुसाहट दुर्भावनापूर्ण गपशप में बदल गई। एक दोपहर जब प्रिया किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गई, तो उसने मछली बेचने वाली कुछ महिलाओं से स्पष्ट रूप से फुसफुसाते हुए सुना है प्रिया की माँ अपने दामाद से गर्भवती है। कितना घृणित है। वह परिवार सभ्य दिखता है, लेकिन अंदर से इतना गड़बड़ है। प्रिया ने अपनी टोकरी कसकर पकड़ ली। आंसू बहने वाले थे, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और वापस चली गई। किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो उसने रोहन के भाई विक्रम को गेट के सामने खड़े देखा, जिसका चेहरा गंभीर था। विक्रम 40 साल का एक लंबा, सीधा, सादा आदमी था, जो हमेशा प्रिया को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। वह आगे बढ़ा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। प्रिया, मैंने सुना है। शांत रहो, मुझे विश्वास नहीं है कि रोहन ऐसा करेगा। प्रिया ने विक्रम को देखा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। विक्रम भैया, मैं भी विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन डीएनए के परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। आप मुझे क्या करने के लिए कहते हैं? विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। डीएनए में हेराफेरी की जा सकती है, मैं पता लगाऊंगा। इस मामले को अपने परिवार को बर्बाद मत करने दो। विक्रम तुरंत रोहन से मिलने गया, जो घर के सामने एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। रोहन, मुझे सच बताओ,
विक्रम ने अपनी आवाज़ धीमी की, अपने छोटे भाई के कंधे को कसकर पकड़ लिया। क्या तुमने कुछ गलत किया है? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उस तरह के आदमी हो, लेकिन मुझे तुमसे सुनने की ज़रूरत है। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज़ कर्कश थी। भैया, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। मैं माँ शर्मा का अपनी माँ की तरह सम्मान करता हूँ। मुझे नहीं पता कि परिणाम ऐसा क्यों आया। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नरम हो गईं, लेकिन फिर भी दृढ़ थीं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर यह तुम नहीं हो तो कोई और है जो इसके पीछे है। मैं जांच करूँगा। तुम यहीं प्रिया के साथ रहो, उसे और गलतफहमी मत होने दो। रोहन ने अपने भाई का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ में दम घुट रहा था। धन्यवाद भैया, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं प्रिया को खोना नहीं चाहता। इस बीच श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने प्रिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी आवाज़ धीमी थी। प्रिया माँ के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर अनिच्छा से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें अपनी माँ को ठंड से देख रही थीं। श्रीमती शर्मा अंदर आईं, बिस्तर पर बैठ गईं। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रिया, मुझे पता है कि तुम मुझ पर और रोहन पर शक करती हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मैं गर्भवती कैसे हुई, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्रिया ने अपनी माँ को देखा, आंसू बह रहे थे। माँ, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन डीएनए कहता है कि बच्चा रोहन का है। तुम मुझे क्या सोचने के लिए कहती हो? तुम दोनों मेरे सबसे करीबी लोग हो। अब यह हो गया है। श्रीमती शर्मा ने अपना चेहरा ढककर रोया। मुझे नहीं पता प्रिया, मुझे बस इतना पता है कि मैं निर्दोष हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। प्रिया दूर चली गई। उसका दिल कट रहा था, एक और शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसी समय विक्रम ने कार्रवाई शुरू की। वह डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक गया, परीक्षण रिकॉर्ड को फिर से देखने का अनुरोध किया। डॉक्टर गुप्ता ने उसे एक तनावपूर्ण चेहरे के साथ अभिवादन किया। उसकी आवाज़ हिचकिचा रही थी। विक्रम जी, सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है। मुझे समझ नहीं आता कि आप और क्या ढूंढना चाहते हैं। विक्रम ने जोर से कहा, मुझे इस परिणाम पर विश्वास नहीं है। आप माँ शर्मा की दोस्त हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए। रिकॉर्ड कहाँ है, मुझे दिखाओ। डॉक्टर गुप्ता पीछे हटी, उनकी आंखें बच रही थीं। मैंने मूल रिकॉर्ड नहीं रखा है, इसे भेज दिया गया है। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है। तुम कुछ छिपा रही हो है ना। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। डॉक्टर गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह चुप रहीं, जिससे विक्रम का संदेह और भी बढ़ गया। उसने खुद और गहराई से जांच करने का फैसला किया, यह नहीं जानते हुए कि उसके हर कदम पर एक छिपा हुआ व्यक्ति दूर से नजर रख रहा था। बाहर बेसबॉल कैप वाला आदमी फिर से दिखाई दिया, जो प्रिया के घर से ज्यादा दूर एक पेड़ की छाया के नीचे खड़ा था। उसने विक्रम को क्लिनिक से निकलते देखा, फिर अपना फोन निकाला। उसकी आवाज़ ठंडी थी। विक्रम ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हमें तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। लाइन के दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ द्वेष से भरी हुई थी। अच्छा, उसे और शक करने दो। मैं चाहती हूँ कि उसका पूरा परिवार बिखर जाए। घर के अंदर प्रिया कमरे में सिकुड़ी हुई बैठी थी, तकिए को गले लगाकर सिसक रही थी। उसका दिल दर्द और संदेह से भर गया था। रोहन दरवाजे के बाहर खड़ा था, धीरे से खटखटा रहा था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने परिवार को बिखरते देख उसका दिल टूट गया। श्रीमती शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। उनका दिमाग खाली था, यह नहीं जानते हुए कि एक अंधेरी साजिश उनके चारों ओर कस रही थी। परिवार में संघर्ष बढ़ता गया और सच्चाई भले ही उनकी आंखों के सामने थी, संदेह और झूठ के कोहरे से ढकी हुई थी। विक्रम अपने दृढ़ संकल्प के साथ रहस्य को उजागर करने की एकमात्र आशा बन गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे का व्यक्ति बहुत करीब था।
सब कुछ नष्ट करने के लिए, अगला कदम उठाने के लिए तैयार था। संदेह और दर्द से भरे दिनों के बाद प्रिया के घर में अब परिवार की कोई गर्मजोशी नहीं थी। प्रिया विश्वासघात की भावना को सहन नहीं कर सकती थी। भले ही उसका तर्क अभी भी रोहन और उसकी मां पर विश्वास करना चाहता था। एक सुबह वह लिविंग रूम में अपनी मां के सामने बैठी, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मां, मैं हमेशा के लिए संदेह के साथ नहीं रह सकती, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं एक और अस्पताल में डीएनए परीक्षण फिर से करवाऊंगी। अगर परिणाम अभी भी वही है तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को देखा। उनके कांपते हाथ कसकर उनकी शर्ट का किनारा पकड़े हुए थे, आंसू बह रहे थे। प्रिया, मैं सहमत हूँ, मैं भी सच्चाई जानना चाहती हूँ। अगर मैं वास्तव में गर्भवती हूँ तो मुझे यह समझने की ज़रूरत है कि मेरे साथ क्या हुआ है। रोहन, जो कमरे के कोने में बातचीत सुन रहा था, एक भारी दिल के साथ आगे बढ़ा और प्रिया के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज़ कर्कश थी। प्रिया, मैं भी परीक्षण फिर से करवाना चाहता हूँ। मैं इस बदनामी के साथ नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे खुद को साबित करने का मौका दोगी? प्रिया ने अपने पति को देखा। उसका दिल कट रहा था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। संदेह ने उनके प्यार को एक अदृश्य दीवार में बदल दिया था और अब तीनों को इसे तोड़ने के लिए केवल एक चमत्कार की उम्मीद थी। डॉक्टर गुप्ता के साथ तनावपूर्ण मुलाकात के बाद विक्रम ने सुराग खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने क्लिनिक को एक बार फिर से खोजने का फैसला किया। डॉक्टर गुप्ता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए एक सुरक्षा गार्ड मित्र की मदद से विक्रम एक अंधेरी रात में रिकॉर्ड भंडारण कक्ष में घुस गया। एक तार गार्ड मित्र की मदद से विक्रम कमजोर टॉर्च की रोशनी में उसने हर दराज को खंगाला। उसके माथे पर पसीना आ गया। अंत में उसे श्रीमती शर्मा के नाम से एक पुरानी फाइल मिली, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वह दंग रह गया। कुछ पन्नों को संपादित किया गया था। नई स्याही पुरानी लिखावट पर चढ़ गई थी और डॉक्टर गुप्ता के हस्ताक्षर जानबूझकर धुंधले कर दिए गए थे। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। विक्रम बड़बड़ाया, फाइल को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में उत्तेजना और क्रोध दोनों की भावनाएं उठीं। उसने अपने फ़ोन से सब कुछ फोटो खींच लिया। इसे रोहन और प्रिया को दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन जैसे ही वह क्लिनिक से बाहर निकला, पीछे से एक काली छाया उस पर झपटी। विक्रम केवल पीछे मुड़ने में कामयाब रहा जब उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार हुआ और वह फर्श पर गिर गया। बेहोश हमलावर ने काले कपड़े पहने थे, एक बेसबॉल कैप पहनी थी, जल्दी से फाइल ले ली और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह प्रिया और रोहन श्रीमती शर्मा को एक बड़े शहर के केंद्र के अस्पताल में एक और परीक्षण के लिए ले गए। कार में माहौल भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। केवल श्रीमती शर्मा की भारी सांसें कभी कभी गूंजती थीं। जब वे पहुंचे तो वे एक युवा समर्पित डॉक्टर से मिले, जिसने डीएनए नमूनों को सावधानीपूर्वक और स्वतंत्र रूप से संसाधित करने का वादा किया। प्रिया प्रतीक्षालय में बैठी थी। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसका दिल बेचैन था। अगर परिणाम अभी भी वही है तो मुझे क्या करना चाहिए? रोहन को तलाक दूं, मां से नफरत करूं, या मैं सब कुछ गलत समझ रही हूं? रोहन अपनी पत्नी को देखने की हिम्मत न करते हुए बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में उसे खोने का डर था। जब डॉक्टर परिणाम पत्र के साथ बाहर आया तो दोनों लगभग सांस रोककर खड़े हो गए। हमने ध्यान से जांच की है, डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा। श्रीमती शर्मा के गर्भ में पल रहे भ्रूण का रोहन के साथ खून का रिश्ता है, कोई गलती नहीं है। यह सुनकर प्रिया पत्थर की तरह हो गई। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वह रोहन की ओर मुड़ी और चिल्लाई, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? रोहन पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। प्रिया, मुझे नहीं पता,
मैं कसम खाता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है? श्रीमती शर्मा रो पड़ी, अपनी बेटी को गले लगा लिया। प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं कसम खाती हूं। लेकिन प्रिया ने अपनी मां को धकेल दिया। अस्पताल से भाग गई रोहन और श्रीमती शर्मा को वहां टूटा हुआ छोड़कर। इस बीच विक्रम अस्पताल में जागा। उसका सिर दर्द कर रहा था और भारी पट्टी बंधी हुई थी। उसे हमले की याद आई। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। कोई नहीं चाहता कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं। उसने तुरंत रोहन को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। रोहन, कल रात मुझ पर हमला हुआ था। मुझे माँ शर्मा की फाइल मिली जिसमें छेड़छाड़ के संकेत थे, लेकिन वह चोरी हो गई। यह उतना सरल नहीं है। यह सुनकर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से नए परीक्षण के परिणाम बताए। विक्रम ने जोर से कहा, अगर परिणाम अभी भी वही है और फाइल को संपादित किया गया है तो किसी ने शुरू से ही डीएनए नमूनों की अदला बदली की है। तुम्हें प्रिया को ढूंढना होगा उसे, और गलतफहमी मत होने दो। रोहन ने सिर हिलाया। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। अपनी पत्नी को खोजने के लिए दौड़ा, लेकिन प्रिया सड़क पर भीड़ में गायब हो गई थी। जब रोहन हताशा के साथ घर लौटा तो उसने दरवाजे के नीचे एक गुमनाम पत्र पाया। उसने कांपते हुए उसे खोला। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट को पढ़ा। सच्चाई जानना चाहते हो? उस आदमी से मिलो जिसके नाम में सक्षर है। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीन। उसका दिमाग घूम रहा था। सक्षर, यह कौन है? उसने तुरंत विक्रम को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। मुझे एक अजीब पत्र मिला है। यह कहता है कि एस अक्षर वाले किसी व्यक्ति से मिलो। क्या आप किसी को जानते हैं? विक्रम हालांकि अभी भी सिर दर्द था, अपनी यादों को खंगालने की कोशिश की। अक्षर श्री सिंह हो सकता है, जो माँ शर्मा को उनकी युवावस्था में जानते थे। मैंने पिताजी से सुना था कि वह माँ शर्मा को पसंद करते थे, लेकिन फिर कहीं गायब हो गए। तुम उसे खोजने की कोशिश करो। रोहन ने पत्र को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में आशा और संदेह दोनों की किरण जगी। अगर वह शामिल है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम आराम करो, मुझे यह संभालने दो। वह घर से बाहर भागा, सुराग का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, यह जाने बिना कि उसके हर कदम पर बेसबॉल कैप वाला व्यक्ति दूर से नजर रख रहा था। इस बीच प्रिया सड़क पर घूम रही थी। उसका दिल दर्द और भ्रम से भर गया था। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गई, अपना चेहरा ढककर सिसक रही थी। तुम क्यों माँ, क्यों? मैंने क्या गलत किया? उसने पिछले कुछ महीनों को याद किया, जब रोहन माँ के साथ अकेला था, जब वह श्रीमती शर्मा के प्रति बहुत अधिक देखभाल करता था, लेकिन उसका तर्क अभी भी विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने इतना भयानक काम किया है। अचानक उसका फ़ोन बजा। यह विक्रम था। प्रिया, मेरी बात सुनो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज़ तत्काल थी। सुराग खोजने के लिए मुझ पर हमला किया गया था। डीएनए के परिणाम बदले जा सकते हैं। रोहन पर जल्दी शक मत करो, हम जांच कर रहे हैं। यह सुनकर प्रिया कांपने लगी। उसके आंसू रुक गए। क्या यह सच है भैया? अगर ऐसा है तो यह किसने किया? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन घर जाओ। गलतफहमी के कारण अपने परिवार को टूटने मत दो। प्रिया ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल अभी भी उलझा हुआ था। वह उठी, सच्चाई का सामना करने के लिए वापस जाने का फैसला किया। उस शाम रोहन बाहरी इलाके में एक पुराने ज़माने के कैफ़े में गया, जहां उसने सुना था कि श्री सिंह अक्सर आते थे। जब वह अंदर गया तो उसने एक बूढ़े आदमी को सफ़ेद बालों के साथ देखा, जो एक कप चाय के पास सोच में डूबा बैठा था। रोहन आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। आप सिंह हैं? आप माँ शर्मा के बारे में क्या जानते हैं? श्री सिंह ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वे जल्दी से शांत हो गए। तुम कौन हो? तुम शर्मा जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रोहन ने पत्र को मेज पर रखा, जोर से कहा, मैं उनका दामाद हूँ। बताओ, क्या तुम मेरी माँ की गर्भावस्था से संबंधित हो?
श्री सिंह उपहास से हंसे, उनकी आवाज़ गहरी थी। तुम सोचते हो कि मैं बच्चे का पिता हूँ? मैं शर्मा जी से प्यार करता था, लेकिन मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोई और है जो चाहता है कि तुम ऐसा सोचो। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल उलझन में था। वह कौन है तुम? जो कुछ भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ। श्री सिंह ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक तेक लाज कर रोहन को ग्रोहन बार में सांप का रास कैन रहस्यमयी चमक थी। तुम जानना चाहते हो डॉक्टर गुप्ता को ढूंढो। वह जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा छिपा रही है। जब रोहन कैफे से निकला तो उसका दिल सवालों से भर गया था। श्री सिंह अपराधी नहीं हैं तो इसके पीछे कौन है? उसे नहीं पता था कि अंधेरे में बेसबॉल कैप वाले व्यक्ति ने पूरी बातचीत सुन ली थी। अपना फोन निकालकर एक संदेश भेजा था। रोहन सिंह से मिला है, वह सच्चाई के करीब आ रहा है, हमें जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत है। लाइन के दूसरी तरफ एक ठंडी महिला की आवाज आई, मुझे यह संभालने दो, वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। घर में प्रिया वापस आ गई थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया और सिसकने लगी। माँ, मुझे खेद है, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाया, आंसू बह रहे थे। मैं समझती हूँ प्रिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें सच्चाई का पता लगाने में रोहन की मदद करनी होगी। परिवार हालांकि टूटा हुआ था ने एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। उस तूफान का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जो कोनपेले पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहा था। श्री सिंह के साथ तनावपूर्ण मुलाकात के बाद रोहन एक भ्रमित मन के साथ घर लौटा, लेकिन उसके दिल में आशा की एक किरण जगी थी। श्री सिंह के शब्द, डॉक्टर गुप्ता को ढूंढो, वह जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा छिपा रही है, उसके दिमाग में एक सुराग की तरह गूंज रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ। प्रिया और श्रीमती शर्मा को लिविंग रूम में एक दूसरे को गले लगाए बैठे देखा। दोनों की आंखें लाल थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। प्रिया ने रोहन को देखा, उसकी आवाज कांप देखा रही थी, तुम कहाँ से आ रहे हो? विक्रम भैया ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि सुराग खोजने के लिए उन पर हमला किया गया था। क्या तुम कुछ जानते हो? रोहन अपनी पत्नी के सामने घुटने टेक दिए, उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखें ईमानदार थीं। प्रिया, मैं अभी श्रिया खोकालाइन अलग सिंह से मिला, जो माँ को जानते थे। उन्होंने कहा कि उनका गर्भावस्था से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्टर गुप्ता को खोजने के लिए कहा। मुझे लगता है कि वह कुछ जानती है। क्या तुम मुझ पर एक बार और विश्वास कर सकती हो? प्रिया ने अपने पति की आंखों में गहराई से देखा, उसका दिल कट रहा था, लेकिन विक्रम के शब्दों और रोहन की ईमानदारी ने उसे सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उनकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी। मैं भी चलूंगी, मुझे यह जानना है कि मेरे साथ किसने ऐसा किया। तीनों उठे, हाथ में हाथ डाले, उस रहस्य का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे जो उनके परिवार को ढके हुए था। विक्रम, हालांकि हमले के बाद अभी भी सिरदर्द था, अस्पताल में चुपचाप नहीं लेटा। वह अस्पताल से भाग गया और एक पुलिस मित्र को श्री सिंह और डॉक्टर गुप्ता के बारे में जानकारी खोजने के लिए फ़ोन किया। जब वह रोहन के घर लौटा तो उसने पूरे परिवार को जाने की तैयारी करते देखा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज़ कर्कश थी। रोहन ने श्री सिंह के साथ मुलाकात के बारे में बताया और विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे अभी मेरे दोस्त से खबर मिली है। श्री सिंह का वास्तव में मां शर्मा के साथ रिश्ता था, लेकिन इस गर्भावस्था से संबंधित कोई संकेत नहीं है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता के बारे में कुछ संदिग्ध है। अस्पताल में उसकी फाइल का एक हिस्सा हटा दिया गया है, जैसे कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। यह सुनकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो डॉक्टर गुप्ता शामिल हैं, लेकिन वह मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों करेगी? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें ठंडी थीं।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर वह कुछ छिपा रही है तो मैं उसे बाहर निकालूंगा। समूह एक भारी बारिश की शाम को डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पहुंचा। बारिश टिन की छत पर लगातार दस्तक दे रही थी, जिससे उनके मूड की तरह एक भारी आवाज पैदा हो रही थी। रोहन ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट थी। डॉक्टर गुप्ता, दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद दरवाज़ा थोड़ा खुला। डॉक्टर गुप्ता एक पीले चेहरे के साथ दिखाई दी। उनके कांपते हाथों में एक फाइल थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ हकला रही थी। प्रिया आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा, आंसू बह रहे थे। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी माँ की दोस्त हैं। आप हमसे क्यों छिपा रही हैं? मेरी माँ को किसने गर्भवती किया, बोलो। डॉक्टर गुप्ता पीछे हटी, उनकी आंखें घबराई हुई थीं। मुझे कुछ नहीं पता। परिणाम वास्तविक हैं। मैंने केवल पेशेवर रूप से काम किया। लेकिन विक्रम ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसके हाथ से फाइल छीन ली। जोर से कहा, अब और झूठ मत बोलो। मां शर्मा की फाइल को संपादित किया गया है। मुझे सबूत मिल गए हैं। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? डॉक्टर गुप्ता ने अपना सिर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मुझे मजबूर किया गया था। किसी ने मुझे धमकी दी, मुझे परिणाम बदलने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास मेरे परिवार की तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा कि वे मेरे बेटे को मार देंगे। कमरे में हवा जम गई। श्रीमती शर्मा आगे बढ़ीं, उनकी आवाज़ कांप रही थी। गुप्ता, यह किसने किया? मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? डॉक्टर गुप्ता कुर्सी पर गिर गईं। आंसू बह रहे थे। मुझे असली नाम नहीं पता। एक महिला ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रोहन को फंसाने के लिए डीएनए के नमूनों की अदला बदली करूं। उन्होंने मुझे एक नकली खून का नमूना दिया। मैंने बस वही किया जो उन्होंने कहा। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके सिर में खून दौड़ गया। नकली नमूना तो मां की गर्भावस्था मेरी वजह से नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने सिर हिलाया, उनकी आवाज़ में दम घुट रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता कि यह किसका है, लेकिन असली डीएनए नमूना शुरू से ही बदल दिया गया था। मुझे खेद है शर्मा जी, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया, रोते और चिल्लाते हुए। कौन इतना दुष्ट हो सकता है? मेरे घर को कौन तोड़ना चाहता है? विक्रम ने अपनी भाभी के कंधे पर थप्पड़ पाया। उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। अब हमारे पास एक सुराग है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। लेकिन उसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटी। जब समूह क्लिनिक से निकल रहा था, एक ट्रक एक अंधेरी गली से निकला और सीधे विक्रम पर निशाना साधा। वह केवल प्रिया और श्रीमती शर्मा को रास्ते से हटाने में कामयाब रहा। फिर उसे ट्रक ने टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गया, खून बह रहा था। रोहन चिल्लाया और अपने भाई को गले लगाने के लिए दौड़ा। विक्रम, तुम कैसे हो? मुझे मत छोड़ो। प्रिया और श्रीमती शर्मा घबरा गए, मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन ट्रक बारिश में गायब हो गया। विक्रम वहीं पड़ा रहा। उसकी सांसें कमजोर थीं। फुसफुसाया, रोहन, अस्पताल में फाइल चोरी हो गई थी, उसे ढूंढो। और फिर वह बेहोश हो गया। रोहन ने उसे गले लगाया। आंसू बारिश के साथ मिल गए। उसका दिल दर्द और गुस्से से भर गया था। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं कसम खाता हूं, उसने प्रिया की ओर मुड़कर कांपती आवाज में कहा। प्रिया, तुम माँ और विक्रम भैया को अस्पताल ले जाओ, मुझे फाइल वापस लानी है। रोहन बारिश में दौड़ा, उस अस्पताल में पहुंचा जहां उन्होंने दूसरी बार परीक्षण करवाया था। उसने भंडारण कक्ष का दरवाज़ा तोड़ दिया। सुरक्षा गार्डों की परवाह किए बिना श्रीमती शर्मा की फाइल खोजने के लिए सब कुछ खंगाल डाला। लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो वह स्तब्ध रह गया। फाइल का डिब्बा खाली था। केवल एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, अब और मत ढूंढो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। रोहन ने जोर से अलमारी पर मुक्का मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। धिक्कार है, यह किसने किया? उसे नहीं पता था कि बेसबॉल कैप वाला व्यक्ति अभी अस्पताल से निकला था। उसके हाथ में फाइल थी, अंधेरे में ठंडी मुस्कान के साथ।
अस्पताल में प्रिया विक्रम के बिस्तर के पास बैठी थी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी, आंसू बह रहे थे। विक्रम भैया, आपको उठना होगा। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। श्रीमती शर्मा बगल में खड़ी होकर अपनी छाती पकड़कर रो रही थी। यह मेरी वजह से है, सब कुछ मेरी वजह से है। अगर मैंने गुप्ता पर विश्वास नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। प्रिया अपनी माँ की ओर मुड़ी, उसकी आवाज़ में दम घुट रहा था। यह आपकी गलती नहीं है माँ। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं हार नहीं मानूंगी। जब रोहन वापस आया, उसका चेहरा गीला था। उसने प्रिया को गले लगाया और फुसफुसाया, फाइल चोरी हो गई है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। प्रिया अपने पति के कंधे पर झुकी। तूफान के बीच उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। मुझे तुम पर विश्वास है रोहन, हमें मजबूत रहना होगा। उसी समय एक अंधेरे कमरे में बेसबॉल कैप वाला व्यक्ति एक महिला के सामने खड़ा था। उसे अभी अभी चोरी की गई फाइल दे रहा था। वह महिला प्रिया की पूर्व दोस्त निशा दुष्टता से मुस्कुराई। उसकी आवाज़ ठंडी थी। बहुत अच्छा, विक्रम रास्ते से हट गया है। फाइल भी चली गई है। अब वे कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। टोपी वाले ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ कर्कश थी। और श्री सिंह, वह कुछ जानते हैं। निशा ने उपहास किया, अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया। मुझे यह संभालने दो। वह अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं चाहती हूं कि वे एक दूसरे पर शक करते करते मर जाएं। लेकिन निशा को नहीं पता था कि अंधेरे में एक और जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। श्री सिंह, जिन्होंने अभी अभी दूर से पूरी बातचीत सुनी थी। उनका हाथ कांपते हुए फोन पकड़े हुए था। उनका दिल पश्चाताप और भय से भर गया था। अस्पताल में वापस विक्रम धीरे धीरे होश में आया, हालांकि अभी भी कमजोर था। उसने रोहन का हाथ पकड़ा, धीमी आवाज में कहा, रोहन, मैंने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने मुझ पर हमला किया था। वह किसी के लिए काम करता है। श्री सिंह को फिर से ढूंढो, वह कुछ जानता है। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें जल रही थीं। तुम आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। वह प्रिया और श्रीमती शर्मा की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी, हमें जारी रखना होगा। वह व्यक्ति डर गया है, इसीलिए उसने हमला किया है। मैं श्री सिंह को ढूंढ लूंगा और डॉक्टर गुप्ता को सब कुछ बताने के लिए मजबूर करूंगा। प्रिया ने अपने पति का हाथ पकड़ा, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं उस व्यक्ति को जीतने नहीं दूंगी। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाया, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं भी चलूंगी। मैं उस व्यक्ति का सामना करना चाहती हूँ जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया है। पूरा परिवार, हालांकि टूटा हुआ था, अब एक साथ खड़ा था। उस बुरे सपने के चरम पर पहुँचने के लिए तैयार था, यह नहीं जानते हुए कि सबसे भयानक रहस्य अभी भी उनके आगे इंतजार कर रहा था। बारिश में गड़गड़ाहट की आवाज़ एक आसन्न न रुकने वाली लड़ाई का संकेत दे रही थी। बारिश से भरी घटनापूर्ण रात के बाद प्रिया का परिवार सच्चाई और दर्द के चौराहे पर खड़ा था। विक्रम अस्पताल में लेटा हुआ था। उसकी सांसें कमज़ोर थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ता की चमक थी। जब उसने रोहन से फुसफुसाया, श्री सिंह को ढूंढो, वह कुछ जानता है। रोहन ने सिर हिलाया, अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल दृढ़ संकल्प से उबल रहा था। तुम आराम करो, मैं उस व्यक्ति को भागने नहीं दूंगा। वह प्रिया और श्रीमती शर्मा की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ गहरी लेकिन दृढ़ थी। हमें तुरंत जाना होगा। श्री सिंह चाबी हैं और डॉक्टर टूरे टीसी हैं। गुप्ता को सब कुछ बताना होगा। प्रिया ने अपने पति का हाथ पकड़ा, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में ताकत थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं उस व्यक्ति के कारण अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। श्रीमती शर्मा हालांकि थकी हुई थीं, उठी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे किसने नुकसान पहुँचाया है। तीनों अस्पताल से निकले। विक्रम को नर्स की देखभाल में छोड़कर उनके दिल भारी थे।
लेकिन इस उम्मीद से भरे हुए थे कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। वे उसी पुराने कैफे में पहुंचे जहां रोहन पहले श्री सिंह से मिला था, लेकिन इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। श्री सिंह ही कोने में बैठे थे। उनके हाथ में एक ठंडा चाय का कप था। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा हो। जब उन्होंने रोहन, प्रिया और श्रीमती शर्मा को अंदर आते देखा तो वह चौंक गए। उनकी आंखों में घबराहट थी। रोहन आगे बढ़ा, मेज पर अपना हाथ मारा, जोर से कहा, श्री सिंह, आप माँ शर्मा के मामले के बारे में क्या जानते हैं? अब और मत छिपाओ। मेरे भाई की सच्चाई का पता लगाने के लिए लगभग मौत हो गई थी। श्री सिंह ने कांपते हुए श्रीमती शर्मा को देखा। उनकी आवाज में दम घुट रहा था। शर्मा जी, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी। श्रीमती शर्मा आगे बढ़ी, आंसू बह रहे थे। सिंह बोलो, मुझे किसने गर्भवती किया? तुम क्या जानते हो जो तुम नहीं बता रहे हो? श्री सिंह ने अपना सिर झुका लिया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने कुछ नहीं किया शर्मा जी, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके पीछे का व्यक्ति प्रिया की दोस्त निशा है। यह सुनकर प्रिया पत्थर की तरह हो गई। वह आगे बढ़ी और श्री सिंह का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, निशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त, वह ऐसा कैसे कर सकती है? साफ साफ बताओ। श्री सिंह ने एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी। निशा कुछ महीने पहले मेरे पास आई थी। वह जानती थी कि मैं शर्मा जी से प्यार करता था और वह चाहती थी कि मैं तुम्हारे परिवार से बदला लेने में उसकी मदद करूं। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके सिर में खून दौड़ गया। किस बात का बदला? श्री सिंह ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप था। रोहन की वजह से निशा तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने प्रिया को चुना। वह नफरत से भर गई। तुम दोनों की खुशी को नष्ट करना चाहती थी। मैंने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास दूसरा रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी दूर चली जाएगी। प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया, आंसू बह रहे थे। निशा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम सबसे अच्छे दोस्त थे। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनकी आवाज में दम घुट रहा था। प्रिया, रो मत। अगर यह वह है तो हमें उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन ने और इंतजार नहीं किया। वह श्री सिंह की ओर मुड़ा। तुम और क्या जानते हो? उसने मेरी मां को गर्भवती कैसे किया? श्री सिंह ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे एक निजी प्रयोगशाला का उल्लेख करते हुए सुना। उसके पास एक साथी है, एक आदमी जो अक्सर बेसबॉल कैप पहनता है। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें जल रही थीं। धन्यवाद। अब हम निशा और डॉक्टर गुप्ता को ढूंढ लेंगे। तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। पुलिस को तुम्हारी गवाही की आवश्यकता होगी। उसने प्रिया और श्रीमती शर्मा को कार में खींचा। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। हमें डॉक्टर गुप्ता से फिर से सामना करना होगा। वह निशा को जानती है, निश्चित रूप से। वे डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पहुंचे। बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। डॉक्टर गुप्ता अपना सामान पैक कर रही थीं, जाने की तैयारी कर रही थीं। जब उन्होंने तीनों को देखा तो उनका चेहरा घबरा गया। तुम लोग फिर से क्या करने आए हो? वह हकलाया। अपना हैंडबैग पकड़े हुए प्रिया आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर गुप्ता, क्या आप निशा को जानती हैं, है ना? उसने आपको नमूनों की अदला बदली करने के लिए मजबूर किया। सच बताओ, अब और मत छिपाओ। डॉक्टर गुप्ता रो पड़ी, कुर्सी पर गिर गईं। प्रिया, मुझे खेद है। निशा ने मुझे धमकी दी। उसने मुझे रोहन को फंसाने के लिए नमूनों की अदला बदली करने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास मेरे बेटे की तस्वीरें थीं। मैं बहुत डर गई थी। रोहन चिल्लाया। तो मेरी मां की गर्भावस्था वह किसकी है? डॉक्टर गुप्ता ने अपना सिर झुकाया, आंसू गिर रहे थे। कोई वास्तविक गर्भावस्था नहीं है। शर्मा जी को गर्भावस्था के लक्षण पैदा करने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाया गया था।
मैंने निशा के आदेशों का पालन किया, तुमसे मेल खाने के लिए एक नकली डीएनए नमूने का इस्तेमाल किया। मुझे खेद है। यह सुनकर श्रीमती शर्मा कांपने लगीं, फर्श पर गिर गईं, सिसकने लगीं। हे भगवान, वह इतनी दुष्ट क्यों है? मैंने क्या पाप किया है? प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया, रोते और चिल्लाते हुए। निशा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। रोहन ने अपनी सास को सहारा दिया। उसकी आवाज गहरी लेकिन गुस्से से भरी थी। डॉक्टर गुप्ता, आपको गवाही देनी होगी। निशा बच नहीं पाएगी। डॉक्टर गुप्ता ने सिर हिलाया, उनकी आवाज में दम घुट रहा था। मैं करूंगी। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। लेकिन उसी क्षण रोहन का फोन बजा। यह विक्रम था। उसकी आवाज कमजोर थी। रोहन, मैंने अभी पुलिस में अपने दोस्त से सुना, बाहरी इलाके में एक निजी प्रयोगशाला की नकली डीएनए बनाने के लिए जांच की जा रही है। तुम तुरंत वहां जाओ। मुझे शक है कि निशा शामिल है। रोहन ने सिर हिलाया, प्रिया की ओर मुड़कर। तुम माँ को घर ले जाओ, मैं विक्रम भैया के साथ जाऊंगा। रोहन विक्रम को लेने के लिए अस्पताल दौड़ा, भले ही उसका भाई अभी भी कमजोर था। दोनों उस निजी प्रयोगशाला में पहुंचे जिसका विक्रम ने उल्लेख किया था। एक औद्योगिक क्षेत्र के पीछे छिपी एक पुरानी इमारत। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कर्मचारियों का एक समूह घबराकर भाग रहा था। रोहन ने एक को कॉलर से पकड़ा, जोर से कहा, निशा, क्या वह यहाँ है? उसके लिए नकली डीएनए नमूना किसने बनाया? आदमी कांपते हुए कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वह अभी गई है, लेकिन फाइलें अभी भी वहीं हैं। विक्रम दर्द के बावजूद काम की मेज पर लड़खड़ाया और श्रीमती शर्मा के नाम से एक फाइल निकाली। उसने उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। रोहन, यह रहा। माँ शर्मा के असली नमूने में कोई गर्भावस्था नहीं है, केवल हार्मोन के निशान हैं। निशा ने यह सब किया। रोहन ने फाइल को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में राहत और गुस्सा दोनों था। अच्छा, अब हमारे लाद एक आरबीडीड 5 सबूत हैं। हमें निशा को ढूंढना होगा। इस बीच निशा बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में बेसबॉल कैप वाले व्यक्ति के सामने बैठी थी। वह दुष्टता से मुस्कुराई, उसकी आवाज ठंडी थी। वे जल्द ही पता लगा लेंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैंने वह हासिल कर लिया है जो मैं चाहती थी। प्रिया के परिवार को नष्ट कर दिया। टोपी वाले ने सिर हिलाया। क्या तुम निश्चित हो? विक्रम और रोहन आसानी से हार नहीं मानेंगे। निशा ने उपहास किया। मुझे यह संभालने दो। और श्री सिंह, वह चुप रहेंगे। मेरे पास उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ है। लेकिन उसे नहीं पता था कि रोहन के साथ मुलाकात के बाद श्री सिंह ने बदलने का फैसला किया था। उन्होंने पुलिस को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं सिंह हूं। मैं जानता हूं कि श्रीमती शर्मा के डीएनए की अदला बदली के पीछे कौन है। मैं सब कुछ कबूल करूंगा। घर वापस प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया। उसका दिल दर्द कर रहा था, लेकिन जब रोहन ने फोन किया तो उम्मीद से भर गया। प्रिया, मैंने पता लगा लिया है। माँ गर्भवती नहीं है, सब कुछ नकली है। निशा ने यह सब किया है। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। प्रिया रो पड़ी, अपनी माँ को और कसकर गले लगाया। माँ, क्या आपने सुना? आप निर्दोष हैं। हम न्याय पाएंगे। श्रीमती शर्मा सिसकने लगीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर। भगवान का शुक्र है, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। रोहन और विक्रम फाइल के साथ उस पते पर पहुंचे जो श्री सिंह ने पुलिस को दिया था। जब वे पहुंचे तो निशा भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के सायरन ने उसे घबरा दिया। हथकड़ी लगने पर वह चिल्लाई, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं वापस आऊंगी। लेकिन रोहन आगे बढ़ा, उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम हार गई हो निशा, तुम मेरे परिवार को नहीं तोड़ सकती। पुलिस की गाड़ी में निशा को ले जाया गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। रोहन ने विक्रम को गले लगाया। उसकी आवाज में दम घुट रहा था। धन्यवाद भैया, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। विक्रम ने अपने भाई के कंधे पर थपथपाया, कमजोर रूप से मुस्कुराया। परिवार एक
दूसरे की रक्षा के लिए है। जब रोहन वापस आया तो प्रिया उसके गले लग गई, सिसकने लगी। मैं माफी चाहती हूं, मैंने तुम पर शक किया। रोहन ने अपनी पत्नी को गले लगाया। आंसू बह रहे थे। कोई बात नहीं प्रिया, हम इससे उबर चुके हैं। श्रीमती शर्मा बगल में खड़ी आंसुओं के बीच मुस्कुराईं। धन्यवाद मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन अंधेरा अभी तक पूरी तरह से नहीं छोंटा था। श्री सिंह के पास अभी भी एक रहस्य था और निशा की गिरफ्तारी ने उनके दिलों में एक डर छोड़ दिया था। लेकिन अब वे जानते थे कि जब तक वे एक साथ हैं, कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। निशा के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रिया के परिवार में माहौल अभी भी तूफान से पहले के आकाश की तरह भारी था। भले ही सच्चाई सामने आ गई थी, श्रीमती शर्मा गर्भवती नहीं थीं। यह सब निशा की साजिश थी, जिसमें हार्मोन और नकली डीएनए नमूनों का इस्तेमाल करके रोहन को फंसाया गया था। उनके दिलों के घाव आसानी से भरने वाले नहीं थे। रोहन घर के बाहर खड़ा होकर पुलिस की गाड़ी को निशा को ले जाते हुए देख रहा था। उसका दिल हल्का था, लेकिन फिर भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, बड़बड़ाया, निशा, तुमने लगभग मेरे परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। प्रिया बाहर आई, अपने पति को पीछे से गले लगाया। आंसू बह रहे थे। मैं माफी चाहती हूं, मैंने तुम पर शक किया, यहां तक कि मां पर भी। मुझे नहीं पता कि इसकी भरपाई कैसे करूं। रोहन मुड़ा और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आवाज में दम घुट रहा था। प्रिया, ऐसा मत कहो। मैं समझता हूं कि तुम कितने दर्द में थीं। हम इससे उबर चुके हैं, यही मायने रखता है। श्रीमती शर्मा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने 2 बच्चों को देख रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन कृतज्ञता से चमक रही थीं। मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने मजबूत हो। मुझे नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद। विक्रम हमले के बाद अभी भी कमजोर था। चुपचाप नहीं लेटा। उसने अस्पताल छोड़ दिया और निशा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद रोहन और प्रिया से मिलने के लिए पट्टी बंधी बांह के साथ आया। तुम लोग ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन गर्म थी। रोहन ने अपने भाई के कंधे पर थपथपाया, कमजोर रूप से मुस्कुराया। अब ठीक है, तुम्हारी वजह से। अगर तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर जांच नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि हम अब कहां होते। विक्रम ने उपहास किया। परिवार को एक दूसरे की रक्षा करनी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है। निशा यह अकेले नहीं कर सकती थी। यह सुनकर प्रिया का दिल बेचैन हो गया। विक्रम भैया, आपका क्या मतलब है? क्या कोई और है? विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें काली हो गईं। श्री सिंह, उन्होंने पुलिस को बताया कि निशा उनके पास आई थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह निर्दोष हैं। मैं उन्हें सब कुछ बताने के लिए मजबूर करूंगा। रोहन ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। ठीक है भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर वह शामिल हैं तो मैं यह उनके मुंह से सुनना चाहता हूं। पूरा समूह श्री सिंह के घर पहुंचा। एक छोटा सा घर जो एक अंधेरी गली के पीछे छिपा हुआ था। श्री सिंह ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें बच रही थीं जब उन्होंने रोहन, प्रिया, श्रीमती शर्मा और विक्रम को देखा। तुम लोग फिर से क्या करने आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रोहन आगे बढ़ा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। श्री सिंह, आप निशा के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप एक साथी हैं या सिर्फ एक मोहरा? सच बताओ। हमें फिर से पुलिस को बुलाने पर मजबूर मत करो। श्री सिंह पीछे हटे, अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर। उनकी आंखें घबराई हुई थीं। मैंने कुछ नहीं किया। निशा मेरे पास आई। उसने कहा कि वह तुमसे और प्रिया से बदला लेना चाहती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि उसकी पहले से ही एक योजना है। मुझे नहीं पता था। श्रीमती शर्मा आगे बढ़ी, आंसू बह रहे थे। सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे। तुमने उसे मुझे इस तरह से चोट पहुंचाने क्यों दिया? श्री सिंह घुटनों के बल गिर पड़े और सिसकने लगे।
शर्मा जी, मुझे खेद है, मैंने उसकी मदद नहीं की, लेकिन मैंने उसे रोका भी नहीं। मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि तुमने मुझसे प्रिया के बारे में सच छुपा कर छिपाया था कि वह मेरी बेटी है। मैं स्वार्थी था, मैं चाहता था कि तुम दर्द में रहो। श्री सिंह का कबूलनामा बिजली की तरह गिरा। प्रिया स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके कांपते हाथ श्री सिंह को ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक अजनबी हो। आप मेरे पिता हैं। माँ, क्या यह सच है? श्रीमती शर्मा ने अपना चेहरा ढककर सिसकते हुए कहा, प्रिया, मुझे खेद है। सिंह तुम्हारे पिता हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो, क्योंकि जब मैं गर्भवती थी तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मुझे डर था कि तुम आहत हो जाओगी। प्रिया पीछे हटी, आंसू बह रहे थे। माँ, तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? वह मेरे पिता हैं और उन्होंने निशा को हमें नुकसान पहुंचाने दिया। रोहन ने अपनी पत्नी को गले लगाया। उसकी आवाज़ गहरी थी, प्रिया शांत हो जाओ। वह दोषी है, लेकिन निशा मुख्य अपराधी है। विक्रम आगे बढ़ा और श्री सिंह का कॉलर पकड़कर जोर से कहा, क्या तुमने सब कुछ कह दिया है? क्या निशा की किसी और ने मदद की है? श्री सिंह कांप रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक बेसबॉल कैप वाले आदमी का उल्लेख किया। मैं कसम खाता हूं कि मैं शामिल नहीं था। श्री सिंह के बारे में सच्चाई ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। प्रिया अपनी माँ की ओर मुड़ी, रोते और चिल्लाते हुए, माँ, मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छिपाया है। वह मेरे पिता हैं और उन्होंने किसी और को हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने दिया। श्रीमती शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनकी आवाज़ में दम घुट रहा था। मैं गलत थी प्रिया, मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। रोहन ने प्रिया को सहारा दिया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। प्रिया, अब माँ को दोष देने का समय नहीं है। निशा और दूसरा व्यक्ति दुश्मन हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैं पुलिस से प्रयोगशाला के आसपास के कैमरों की जांच करने के लिए कहूँगा। वह टोपी वाला आदमी बच नहीं पाएगा। इस बीच निशा जेल में बैठी थी। उसका चेहरा ठंडा था, भले ही वह हथकड़ी में थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह उपहास से हंसी, तुम सोचते हो कि मुझे पकड़ना काफ़ी है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोहन सज़ा का हकदार है। उसने मुझे प्रिया के लिए छोड़ दिया। मुझे उसे पछतावा कराना था। पुलिस अधिकारी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारी मदद किसने की? बेसबॉल कैप वाला आदमी कौन है? निशा ने उपहास किया। उसकी आवाज़ दुष्ट थी। जानना चाहते हो? खुद ढूंढो। मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन उसके दिल में एक डर कौंधा श्री सिंह ने कबूल कर लिया था और उसकी योजना टुकड़े टुकड़े हो रही थी। रोहन, प्रिया और विक्रम रुके नहीं। उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया। बेसबॉल कैप वाले व्यक्ति के निशान का पालन किया। एक देर रात विक्रम को जांच दल में अपने दोस्त से खबर मिली। प्रयोगशाला के पास के कैमरे ने उस आदमी का चेहरा पकड़ लिया। उसका नाम अजय है, जो गंदे कामों के लिए एक भाड़े का आदमी है। उसने पहले कुछ मामलों में निशा के लिए काम किया था। यह सुनकर रोहन का खून खौल उठा। उसे पकड़ो, मैं चाहता हूं कि वह सब कुछ कबूल करे। पुलिस ने जल्दी से कार्रवाई की। उस घर पर छापा मारा जहां अजय छिपा हुआ था। हथकड़ी लगने पर अजय घबराकर चिल्लाया, मैं केवल निशा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने मुझे फाइलें चुराने, विक्रम पर हमला करने के लिए पैसे दिए। मुझे और कुछ नहीं पता। रोहन बाहर खड़ा होकर अजय को ले जाते हुए देख रहा था। उसका दिल हल्का था, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था। निशा, तुम इतनी दुष्ट क्यों हो? घर वापस प्रिया अपनी माँ के बगल में बैठी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन श्री सिंह, मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहती। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे। मैं समझती हूँ प्रिया, तुम्हें छिपाना मेरी गलती थी। अब से मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। रोहन अंदर आया, दोनों को गले लगाया। उसकी आवाज़ गर्म थी। हम एक परिवार हैं, चाहे श्री सिंह कोई भी हो। मैं किसी को, तुम्हें और माँ को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। विक्रम बगल में खड़ा कमज़ोर रूप से मुस्कुराया।
मैं भी, यह परिवार मेरा भी है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाया, आंसू मुस्कुराहट के साथ मिल गए, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक अंधेरा था। निशा और श्री सिंह का असली मकसद। जेल में निशा ने पुलिस का सामना किया, उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं। जब पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या उसने यह सब केवल रोहन से ईर्ष्या के कारण किया है या कुछ और भी है, निशा जोर से हंसी। उसकी आवाज़ तीखी थी, ईर्ष्या। हाँ, मैं ईर्ष्या करती थी, लेकिन मैं यह भी चाहती थी कि श्रीमती शर्मा अपमान में जिएं जैसे मैं अपमानित हुई थी जब मुझे छोड़ दिया गया था। श्री सिंह भी वह प्रिया को छिपाने के लिए शर्मा जी से बदला लेना चाहते थे। हम एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि मैंने यह दर्द कर दी है, करने की हिम्मत की। पुलिस ने इसे दर्ज किया, लेकिन अधिकारी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। श्री सिंह ने दावा किया कि वह शामिल नहीं थे। क्या आप निश्चित हैं? निशा ने उपहास किया। विश्वास करो या न करो, यह तुम पर निर्भर करता है। लेकिन मैं हार गई हूँ, इसलिए मुझे अब परवाह नहीं है। इस बीच श्री सिंह घर में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में श्रीमती शर्मा और छोटी प्रिया की एक पुरानी तस्वीर थी। आंसू बह रहे थे। वह बड़बड़ाया, शर्मा जी, प्रिया, मैं गलत था। मैं माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा। वह उठा और पुलिस को फ़ोन किया। मैं सिंह हूं, मैं और कबूल करना चाहता हूं। निशा अकेली नहीं थी, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूं कि उसने एक गुर्गे को पैसे दिए थे। मैं इससे ज़्यादा शामिल नहीं था। मैं कसम खाता हूं। उसके कबूलनामे ने पुलिस को मामला बंद करने में मदद की, लेकिन वह जानता था कि उसने प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया है। रोहन और प्रिया एक दूसरे के बगल में बैठे रात के आकाश को धीरे धीरे रोशन होते देख रहे थे। प्रिया अपने पति के कंधे पर झुकी, उसकी आवाज़ धीमी थी। मुझे नहीं पता था कि निशा मुझसे इतनी नफरत करती है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम इससे उबर चुके हैं। रोहन ने अपनी पत्नी के माथे पर चूमा, धीरे से मुस्कुराया। मैं भी। निशा और श्री सिंह हमें नहीं तोड़ सके। अब से केवल खुशी होगी। श्रीमती शर्मा चाय की ट्रे लेकर बाहर आईं, मुस्कुराईं। यह पियो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि हम सब पुरानी बातें भूल जाएं। तीनों ने अपने गिलास उठाए। हाल के तूफान के बीच उनके दिल गर्म थे, लेकिन उनकी गहराई में वे जानते थे कि श्री सिंह का एक और रहस्य अभी भी इंतजार कर रहा था। एक छाया जो अभी तक सामने नहीं आई थी, चुपचाप दूर से देख रही थी। निशा और अजय के पकड़े जाने के बाद प्रिया का परिवार शांति पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनके दिलों के घाव अभी भी सुलग रहे थे। रोहन लिविंग रूम में प्रिया के बगल में बैठा था, अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें कोमल थीं, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंतित थीं। प्रिया, तुम ठीक हो? मुझे पता है कि श्री सिंह का तुम्हारा पिता होना तुम्हारे लिए एक बड़ा सदमा है। प्रिया अपने पति के कंधे पर झुकी, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं ठीक हूँ, भले ही वह मेरे पिता हैं। मैं उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम और मां निर्दोष हैं। हम इससे उबर चुके हैं। श्रीमती शर्मा पानी की ट्रे लेकर अंदर आईं। उनका चेहरा पीला था, लेकिन एक हल्की मुस्कान के साथ। प्रिया, रोहन मुझे श्री सिंह के बारे में छिपाने के लिए खेद है। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इससे चीज़ें और खराब हो जाएंगी। प्रिया उठी और अपनी माँ को गले लगाया। उसकी आवाज़ में दम घुट रहा था। माँ, मैं अब तुम्हें दोष नहीं देती। हम एक परिवार हैं, बस एक साथ रहना ही काफ़ी है। विक्रम ठीक होने के बाद एक स्वस्थ रूप के साथ घर आया। उसने रोहन के कंधे पर थपथपाया और जोर से हंसा। देखा, मैंने तुमसे कहा था, यह परिवार आसानी से टूटने वाला नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी शक है कि श्री सिंह कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह शामिल नहीं थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम सही हो,
निशा यह अकेले एक गाइड के बिना नहीं कर सकती थी। मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। उन्हें सब कुछ बताने के लिए मजबूर करूँगा। प्रिया ने अपने पति का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ चिंतित थी, सावधान रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से खतरे में पड़ो। रोहन ने अपनी पत्नी के माथे पर चूमा धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो प्रिया, विक्रम भैया मेरे साथ हैं। हम इस मामले को खत्म कर देंगे। पूरा समूह एक बार फिर श्री सिंह के घर पहुंचा। तनावपूर्ण माहौल था। श्री सिंह ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने उन्हें देखा। तुम लोग और क्या चाहते हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। विक्रम आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर जोर से कहा, क्या तुमने सब कुछ कबूल कर लिया है? निशा ने कहा कि तुम माँ शर्मा से बदला लेना चाहते थे। तुम ही असली मास्टरमाइंड हो, है ना? श्री सिंह पीछे हटे, अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर आंसू बह रहे थे। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्रिया को छिपाने के लिए शर्मा जी से नफरत करता था, लेकिन मैंने निशा की मदद नहीं की, उसने यह खुद किया। बस मुझसे शर्मा जी के अतीत के बारे में कुछ बातें पूछीं। श्रीमती शर्मा आगे बढ़ीं। उनकी आवाज़ में दम घुट रहा था। सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे। तुमने मुझे और मेरी बेटी को इस तरह से दर्द क्यों दिया? श्री सिंह घुटनों के बल गिर पड़े और सिसकने लगे। शर्मा जी, मैं गलत था, मैं स्वार्थी था, लेकिन मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। निशा ने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी दूर चली जाएगी। प्रिया ने अपने पिता को देखा। उसका दिल कट रहा था, लेकिन ठंडा था। तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती। श्री सिंह ने अपना सिर झुकाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। प्रिया, मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन जेल जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। निशा ने यह सब किया और मैं केवल एक कायर था जिसने उसे नहीं रोका। रोहन ने प्रिया को सहारा दिया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। पुलिस को सब कुछ बता दो, किसी और को चोट मत पहुंचाओ। श्री सिंह ने सिर हिलाया उठे और पुलिस को फ़ोन किया। मैं सिंह हूँ, मैं फिर से कबूल करना चाहता हूँ, मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि निशा ने बदला लेने की योजना कहाँ से बनाई थी। पुलिस तुरंत पहुंची और श्री सिंह को ले गई। इस त्रासदी में उनकी भूमिका समाप्त हो गई। जेल में निशा ने अपने अंतिम मुकदमे का सामना किया। वह कटघरे में खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, भले ही वह हथकड़ी में थी। जब न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? निशा जोर से हंसी। उसकी आवाज़ तीखी थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। रोहन ने मुझे छोड़ दिया, प्रिया ने मेरी खुशी छीन ली। मैं चाहती थी कि वे उतना ही दर्द महसूस करें जितना मैंने किया था। पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता, अजय और प्रयोगशाला से सबूत पेश किए, यह साबित करते हुए कि निशा ने श्रीमती शर्मा को हार्मोन का इंजेक्शन लगाने, रोहन को फंसाने के लिए डीएनए नमूनों की अदला बदली करने की योजना बनाई थी। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा। निशा कुमारी जानबूझकर दूसरों के सम्मान और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के अपराध में 12 साल की जेल की सजा निशा को ले जाया गया, लेकिन कमरे से निकलने से पहले वह प्रिया को देखने के लिए मुड़ी और फुसफुसाई, एक और रहस्य है, तुम अभी तक नहीं जानती। यह सुनकर प्रिया का दिल बेचैन हो गया, लेकिन उसने रोहन का हाथ पकड़ा, खुद से कहा, चाहे जो भी हो, मैं अब और नहीं डरूंगी। अंतिम सच्चाई तब सामने आई जब पुलिस ने और गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि श्री सिंह झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्हें केवल निशा द्वारा इस्तेमाल किया गया था, सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। जिस रहस्य का निशा ने उल्लेख किया था, वह केवल एक खाली धमकी थी जो आखिरी बार संदेह बोने के लिए थी। श्रीमती शर्मा गर्भवती नहीं थीं। सभी लक्षण नकली थे और प्रिया के परिवार को पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। रोहन, प्रिया और श्रीमती शर्मा घर लौटे। एक साधारण भोजन के लिए एक साथ बैठे।
रोहन प्रिया और भवती बार लोहन प्रिया और डभोजन ने अपना गिलास उठाया। उसकी आवाज़ गर्म थी। माँ प्रिया, अब से केवल खुशी होगी, हम सब कुछ पार कर चुके हैं। प्रिया मुस्कुराई, आंसू बह रहे थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। तुम सही हो, मुझे नहीं पता था कि हम इतने मजबूत हैं। श्रीमती शर्मा ने अपने बच्चों को गले लगाया और मुस्कुराई, मुझे तुम पर गर्व है, चाहे कुछ भी हो, हम अभी भी एक परिवार हैं। विक्रम शराब की बोतल लेकर आया और जोर से हंसा, तुम लोग बच गए। मैंने तुमसे कहा था कुछ भी इस परिवार को नहीं हरा सकता। पूरा परिवार हौस पड़ा। इतने काले दिनों के बाद गर्मजोशी का माहौल फैल गया। एक दोपहर जब प्रिया और रोहन श्रीमती शर्मा को पास के एक पार्क में ले गए तो उन्होंने एक शानदार सूर्यास्त देखा। उनके दिल इतने हल्के थे जितने पहले कभी नहीं थे। प्रिया अपने पति के कंधे पर झुकी और फुसफुसाई, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मुझे पता है कि जब तक मेरे पास तुम और माँ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहन ने अपनी पत्नी के बालों पर चूमा, धीरे से मुस्कुराया, मैं भी प्रिया, हम काफ़ी हैं। श्रीमती शर्मा ने अपने 2 बच्चों को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। तुम लोग मेरे सबसे बड़े उपहार हो, मुझे नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद। सुखद अंत बदला नहीं था, बल्कि पुनर्मिलन और क्षमा था। प्रिया के परिवार ने गलतफहमियों को दूर किया, प्यार और विश्वास को फिर से पाया, यह साबित करते हुए कि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, परिवार के प्यार की रोशनी हमेशा जीतती है। श्री सिंह, भले ही उन्होंने प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया था, ने अपने शेष दिनों में एक ईमानदार जीवन जीकर प्रायश्चित करने का फैसला किया। निशा ने अपनी नफरत की कीमत चुकाई, यह सबक छोड़कर कि ईर्ष्या केवल अकेलेपन की ओर ले जाती है। एक छाया जो कभी उनका पीछा करती थी, शायद निशा का एक भ्रम अभ्यास बात की बीकर गायब हो गई थी, जिससे वास्तविक शांति के लिए जगह बन गई थी। जीवन अप्रत्याशित चुनौतियों से बच नहीं सकता है, लेकिन प्यार, विश्वास और क्षमा हमें सब कुछ दूर करने में मदद करेगी। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह जगह है जिसे हम प्यार करने और बचाने के लिए चुनते हैं। चाहे कोई भी तूफान आए, निशा ने नफरत को चुना और सब कुछ खो दिया, लेकिन प्रिया, रोहन और श्रीमती शर्मा ने एकजुटता को चुना और खुशी को फिर से पाया। यह इंसानों की ताकत है, उन दिलों की जो माफ़ करना जानते हैं। अपने आस पास के लोगों को संजोएं, क्योंकि वे ही आपको अंधेरे से बाहर निकालने वाली रोशनी है। संदेह या ईर्ष्या को सबसे कीमती चीज़ परिवार को नष्ट न करने दें।